नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी। दिन भर की बड़ी हेडलाइंस से पहले देख लीजिए आज के शो का कर्टन रेजर। खबर कट टू कट सुपर स्पेशल में आज आपके सामने होगा ऑनलाइन फ्रॉड का वो रैकेट जिसके निशाने पर बिहार के एक नहीं बल्कि 5 विधायक आए हैं। इसके बाद खबर कट टू कट स्पेशल में आपको दिखाएंगे मोदी की नीति के आगे इमरान का सबसे बड़ा सरेंडर। साथ ही आपको दिखाएंगे कोलकाता में रोकी गई ओवैसी की रैली, क्या ममता को ओवैसी से डर लगता है। और इसके बाद जो आखिरी स्पेशल है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कैसे नकेल कसी गई और दिल्ली की पॉलिटिक्स में गूंजा बजरंगबली का जयकारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज आपके सामने लेकर आए हैं वो खबर जो आपको बताएगी कि चोरों के शिकंजे से ना आम आदमी बच पाता है और ना ही वीवीआईपी। बिहार में एक एक कर कई माननीय विधायक फ्रॉड कॉलिंग की चपेट में आ गए। कोई वक्त रहते संभल गया तो किसी के रिश्तेदारों के खातों से पैसे उड़ा दिए गए। कौन है ये मोबाइल पर कॉल करने वाले फ्रॉड? कैसे वर्चुअल दुनिया से चल रहा है ठगी का ये धंधा? न्यूज नेशन की ऑन ग्राउंड पड़ताल में सबका पर्दाफाश होगा। लेकिन सबसे पहले देखिए कौन है वो नेताजी, कौन है वो माननीय जो मोबाइल वाले चोर की चपेट में आए और किसको कितना चूना लगा। एटीएम कार्ड बंद होने वाला है, आप जल्दी अपना आधार नंबर बताइए। फिर एटीएम का नंबर मांगते हैं कि अंतिम 4 नंबर दीजिए। उन्होंने अपने अकाउंट नंबर दिया, उनके अकाउंट में जो पैसे थे वो निकाल लिए गए। हम आपके बैंक से बोल रहे हैं विधानसभा के, और ऐसे हो रहा है, आप ये नंबर दे दीजिए। उनको भी कहा गया कि आपको 1 लाख रुपए का चेक आया हुआ है और आप अपने अकाउंट नंबर बताएं, मैं उसमें आपका पैसा को ट्रांसफर कर रहा हूँ। फोन आया, आधार नंबर मांगा, खाते की जानकारी मांगी, शक हुआ, चूना लग गया। कुछ ऐसे ही अल्फाज निकले बिहार के इन मान्यों यानी विधायकों की जुबान से। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि बिहार के 5 वीआईपी न्यूज नेशन के कैमरे पर कबूल कर चुके हैं कि वो कॉल वाले फ्रॉड के टारगेट पर आए हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने का चूना लगा, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कौन है बिहार के वो वीआईपी जिन्हें हो गई मोबाइल वाले चोर से वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र सिंह, कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी, बीजेपी विधायक संजय सरावगी, पूर्णिया सदर से बीजेपी विधायक विजय खेमका, जेडीयू विधायक रत्नेश सदा। मोबाइल पर फ्रॉड कॉल से ये 5 चेहरे ही नहीं बल्कि बिहार विधानसभा के कई चेहरे फिक्रमंद हैं। फ्रॉड से परेशान वीआईपी क्या मांग रहे हैं ये भी दिखाएंगे। लेकिन पहले सुनिए इनकी आप बीती, कैसे मोबाइल पर आई फर्जी कॉल ने खातों से पैसे उड़ा दिए। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी। बिहार की सियासत में भाई वीरेंद्र पुराना नाम है, राजनीति में शातिर दाव पेचों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मोबाइल पर फोन करने वाला चोर ज्यादा शातिर निकला और नेताजी के रिश्तेदारों को लगा गया चूना। देखिए, हमारे यहाँ भी इस तरह का प्रयास किया गया था, लेकिन हम सुनने में आया था हमारे रिश्तेदार और हमारे समर्थकों के यहाँ इस तरह की घटनाएं घटी और कई लाख पैसे का वारा न्यारा हो गया। तो हमको जेहन में था कि अगर कोई फ़ोन करता है और हमारा मांगता है कि आपका खाता नंबर कितना है, ऐसे बदला जा रहा है, वो बदला, तो हम सतर्क हो गए और उसको बुरा भला कहा। भाई वीरेंद्र सिंह के रिश्तेदारों के पैसे निकाल लिए गए तो कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी के तो मानो घर में ही डाका पड़ गया। प्रतिमा कुमारी को कॉल आई और फिर शिकार बने इनके देवर। हमारे छोटे देवर अब तो नहीं रहे, उनको भी कहा गया कि आपको 1 लाख रुपए का चेक आया हुआ है और आप अपने अकाउंट नंबर बताएं, मैं उसमें आपका पैसा को ट्रांसफर कर रहा हूँ, आरटीजीएस कर देता हूँ। अब उन्होंने अपने अकाउंट नंबर दिया, उनके अकाउंट में जो पैसे थे वो निकाल लिए गए। 2 विधायकों के रिश्तेदार फोन पर फर्जीवाड़े के शिकार हो गए थे। इस वजह से पड़ताल करना जरूरी था कि इन फ्रॉडियों के निशाने पर कितने विधायक आए। इस पड़ताल के दौरान न्यूज नेशन के कैमरे के सामने 3 और विधायकों ने अपनी आपबीती सुनाई। विजय खेमका, संजय सरावगी और रत्नेश सदा के खातों से पैसे तो नहीं निकले, लेकिन मोबाइल वाले चोर के टारगेट पर ये भी आ गए, यानी इन्हें भी फ्रॉड कॉल आई थी। जो ओटीपी बैंक में जो व्यवस्था है उसका इस्तेमाल करके साइबर क्राइम हो रहा है और इस दृष्टिकोण से ही मैंने ध्यानाकर्षण लाया था और इसकी गंभीरता को देखते हुए ध्यानाकर्षण स्वीकृत भी हुआ। हमरे साथ 2-4 बार घटना होने वाली थी, लेकिन हम चेत एक गांधी मैदान से फोन किया, एक भागलपुर से किया, उसको पूरे गाली गलौज करके बंद करवाया।
इन 5 विधायकों की गवाही से कुछ बातें साबित हो गई। विधायक बैंक का हवाला देने का सीधा मतलब है कि फ्रॉड कॉल करने वालों को पता था कि ये सभी टारगेट वीआईपी यानी विधायक हैं। सभी विधायकों को नाम से फोन आया, यानी फ्रॉड को अंजाम देने से पहले विधायकों के मोबाइल नंबर्स की रेकी की गई थी। फ्रॉड कॉल करने वालों ने रिश्तेदारों को निशाना बनाया, यानी जिससे इशारा मिलता है कि उन्हें विधायकों के कॉन्टेक्ट्स की भी जानकारी रही होगी। पैसे का चूना लगा, वीआईपी के फ्रॉड कॉल में फंसने से किरकिरी हुई अलग। नतीजा हुआ कि बिहार में विधायक एक आवाज में हर जिले में साइबर थाने की मांग करने लगे। आम लोगों की समस्या के साथ अब बड़ी परेशानी बिहार के माननीयों के लिए है इन फ्रॉड से बचना जो इस वक्त साइबर क्राइम में संलिप्त हैं। जी हाँ, कई माननीय जिनको लगातार फ़ोन कॉल्स आते हैं, जिनके अकाउंट नंबर पूछे जाते हैं। खास बात ये कि चूंकि विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा का अलग एक बैंक है और उस बैंक के मैनेजर के नाम पे, उस बैंक के कैशियर के नाम पे, उस बैंक के अकाउंटेंट के नाम पर फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है अपना अकाउंट नंबर बताइए, आपका अकाउंट डिटेल्स चेक करना है, आपका खाता ट्रांसफ़र करना है, आपके खाते में पैसे डालने हैं। इस बहाने से कर रहे हैं माननीयों को इन दिनों लोग फ़ोन, और कहीं ना कहीं माननीय के सहारे इनके आसपास के लोगों को भी ट्रैप करने की हो रही है कोशिश। फर्जीवाड़े के निशाने पर आए इन मान्यों से बातचीत से क्लियर कट सिग्नल मिल गया था कि बिहार में बड़े पैमाने पर फ्रॉड कॉल के जरिए पैसा उड़ाने का रैकेट चल रहा है, जिसकी पूरी पड़ताल न्यूज नेशन ने की। लेकिन साथ ही सवाल भी खड़ा था, अगर बिहार में मान्य का पैसा सुरक्षित नहीं तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। फ्रॉड कॉल का सिंडिकेट और उसके निशाने पर बिहार के वीआईपी। आखिर फ्रॉड करने वालों की इतनी जरूरत कैसे हो गई कि वो सीधे माननीय को टारगेट करने लगे? क्या ये सब कोई इत्तेफाक था या फिर सोची समझी प्लानिंग के तहत बिहार के जनप्रतिनिधियों को चुनकर निशाना बनाया गया? इन सवालों की पड़ताल करते हुए न्यूज नेशन के रिपोर्टर रजनीश सिन्हा जब आगे बढ़े तो इस फ्रॉड कॉल सिंडिकेट का चौंकाने वाला सच सामने आया। न्यूज नेशन इन्वेस्टिगेशन के दूसरे हिस्से में देखिए आखिर कैसे बिहार में चलता है फोन कॉल के जरिए खाता साफ करने का पूरा रैकेट। फ्रॉड कॉल, ओटीपी और खाते की जानकारी, धोखे से पैसे निकालना। जब बिहार के नेताओं तक फर्जीवाड़े के रैकेट के हाथ पहुंचे तो इसकी पड़ताल में निकला न्यूज नेशन। न्यूज नेशन के ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में हमने सबसे पहले बिहार पुलिस की साइबर सेल का रुख किया, यानी वो यूनिट जिसका काम है साइबर दुनिया के अपराधों को खंगालना। साइबर सेल में हमारी मुलाकात हुई आईजी हसनन खान से, जिन्होंने बिहार में साइबर क्राइम को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे। देखिए, इसमें फ्रॉडुलेंट कैश का विड्रॉल हो रहा है, लोगों को के साथ धोखाधड़ी हो रही है, उनके एटीएम का, उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ हो रहा है। साइबर क्राइम की घटनाओं में वृद्धि हुई है और ख़ास तौर से इसमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई है लॉकडाउन और कोविड के इफेक्ट से भी। जब आप जानते हैं कि सभी कार्यालय, सभी तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड थी, तो जो काम फ्रॉम होम हो रहा था, इसमें भी साइबर से रिलेटेड ऑफेंसेस की संख्या बढ़ी। अगर खुद पुलिस मान रही हो कि बिहार में साइबर अपराध बढ़ रहा है, फर्जीवाड़ों के जरिए लोगों को चूना लगाया जा रहा है, तो इस क्राइम सिंडिकेट की जड़ तक पहुंचना जरूरी था। पुलिस और जानकारों से मिली इस इंफॉर्मेशन को जब इंटीग्रेट किया गया तो सामने आया साइबर अपराध के हॉट स्पॉट। ये साइबर क्राइम आज की तारीख में जिन जगहों से हो रहा है वो अपने आप में एक हॉट स्पॉट है। जी हाँ, बात अगर बिहार की करें तो बिहार की राजधानी पटना खुद, मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा, नवादा, गया, ये 4 जिले ऐसे हैं जो आज की तारीख में ऐसे हॉट स्पॉट हैं जहां से ये साइबर क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं। झारखंड का जामताड़ा, उड़ीसा का हिंडौन, राजस्थान का बीकानेर, मध्य प्रदेश, पंजाब और बंगाल, ये ऐसे 6 स्टेट हैं जहां से सबसे ज़्यादा फ्रॉड कॉल्स आते हैं और बिहार के लोगों के साथ फ्रॉड किए जाते हैं। न्यूज नेशन की पड़ताल का हर मुकाम एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। अब तक हमें पता चल चुका था कि बिहार में 2019 के दौरान 1000 से ज्यादा साइबर क्राइम हुए। साथ ही हमें बिहार समेत दूसरे राज्यों के उन इलाकों का पता चला जहां से ये फ्रॉड मोबाइल कॉल जनरेट हो रहे थे। और पड़ताल का अगला हिस्सा हमें ले गया इस क्राइम के मोडस ऑपरेंडी यानी वर्चुअल सिम तक। साइबर क्राइम पर लगातार नजर रखने वाले साइबर एक्सपर्ट अभिनव ने न्यूज नेशन को बताया कि वर्चुअल सिम या नंबर के जरिए किस तरह ये गोरख धंधा चलता है। हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग साइबर की दुनिया में इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, हम अपनी हर चीज़ साइबर के ऊपर कर रहे हैं और साइबर की जो कमियां हैं हम कहीं ना कहीं उसको नहीं जानते हैं। जैसे आपका इंटरनेट है,
आप इंटरनेट के ऊपर कुछ भी कर सकते हो। किसी से आपको अमेरिका में बात करनी है, ऑन ए क्लिक आप यहाँ से बात कर सकते हैं। आपको अपने बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करने, आप ऑन ए क्लिक कर सकते हैं। बट उसमें जो खामियां हैं, वो खामियां हमें नहीं पता होने की वजह से इस तरह की चीज़ें आज कहीं ना कहीं हो रही हैं। अगर गौर से देखेंगे तो ये बिहार में साइबर फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन साफ साफ बताती है कि वर्चुअल दुनिया के ये काले किरदार सबसे ज्यादा शातिर अपराधी है। किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट की तरह ये वर्चुअल वर्ल्ड की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और लोगों के खून पसीने की कमाई लेकर हो जाते हैं चंपत। हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आपको भी ऐसा कोई फोन आए जो ओटीपी या बैंक डिटेल मांगे तो बिना वेरिफिकेशन के अपनी जानकारी मत बताइएगा। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए आपको बता देते हैं कि बीते एक साल में जब लॉकडाउन लगा, कोरोना का कहर बरपा, तो कैसे जो ऑनलाइन साइबर क्राइम हैं वो बढ़ते गए। दिल्ली के आंकड़े देखिए, लॉकडाउन से ठीक पहले यानी जनवरी 2020 में दिल्ली के अंदर साइबर क्राइम के 1480 मामले दर्ज किए गए। मार्च में लॉकडाउन लगा तो ठीक उसके बाद अप्रैल में 3372 मामले सामने आते हैं। मई 2020 में साइबर क्राइम के मामले बढ़कर 4188 हो जाते हैं। जून में यह आंकड़ा 3239 था और जुलाई में 4103। यानी साइबर दुनिया के ये चोर उस वक्त लोगों को चूना लगा रहे थे जब लोग अपने घरों में थे, दुनिया से कटे हुए थे और पूरी जिंदगी ऑनलाइन ही सिमट चुकी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बारूदी अदावत में आज 13 साल बाद एक नया ट्विस्ट आया। भारतीय सेना के साथ हॉटलाइन पर बातचीत के दौरान दोनों फौजों के बीच सीजफायर पर सहमति बनी। 2008 के बाद यह पहला मौका है जब दोनों देशों के बीच एलओसी पर सीजफायर को लेकर ठोस बातचीत हुई। पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर ने क्लियर कट सिग्नल दे दिया कि पाकिस्तान अब नए हिंदुस्तान की ताकत और कुव्वत को समझकर उसके आगे सरेंडर कर चुका है। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। 5 अगस्त 2019 यही थी वो ऐतिहासिक तारीख जब मोदी सरकार ने कश्मीर को नई आजादी दी और इस आजादी से पाकिस्तान का पूरा अमला हिल गया। पाकिस्तानी हुकूमत से लेकर फौज तक ने नफरत और धमकियों के साथ हिंदुस्तान पर हमला किया। संयुक्त राष्ट्र से लेकर बीजिंग तक पाकिस्तान ने 370 पर अपने घड़ियाली आंसू बहाए थे, लेकिन अब नियाजी खान ने कर दिया है सरेंडर। पाकिस्तानी फौज ने एलओसी पर सीजफायर का ऑफर देकर ये साबित कर दिया कि 370 हटाने के बाद कश्मीर में हुए बदलाव से उसे एतराज नहीं, यानी पाकिस्तान को ये नया कश्मीर कबूल है। धारा 370 की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान ज्वाइंट स्टेटमेंट के पेज पर एक साथ पहली बार नजर आ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत में अपना हाई कमिश्नर फिर से बहाल करेगा और ऐसे में ये धारा 370 की समाप्ति पर पाकिस्तान की स्वीकृति की मुहर मानी जाएगी। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, 370 पर सियारों की तरह हुआ करने वाली कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज भी अब गिरगिट की तरह रंग बदल रही हैं। कश्मीर के दो बड़े राजनीतिक दल यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने 370 हटने का विरोध किया था। विरोध जाहिर करने के लिए गुपकार गैंग खड़ा किया था। चुनाव के बहिष्कार की खोखली धमकी भी दी गई थी, लेकिन अब यही सियासी किरदार सीजफायर का इस्तकबाल कर रहे हैं, यानी दबी जुबान में नए कश्मीर की हकीकत को कबूल कर रहे हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस डेवलपमेंट को वेलकम करती है और उम्मीद करती है कि ये जो एग्रीमेंट किया गया है, ये जो आज स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी जो निकाला गया है डीजीएमओ लेवल पे, इसको इम्प्लीमेंट करे इन लेटर एंड स्पिरिट। नियाजी का सरेंडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बदले बोल और नई आजादी की तरफ बढ़ता कश्मीर, ये सब एक ही बात को साबित करते हैं, मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। टीम न्यूज नेशन। बंगाल में बवाल है। कभी ममता और बीजेपी नेताओं में बयानों की जंग छिड़ जाती है तो कभी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी जंग होने लगती है। लेकिन अब एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी के सेकुलरिज्म पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिर संसद में दोनों पार्टियों के नेता बीजेपी को घेरने में लगे रहते हैं, लेकिन जमीन पर आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या ममता को ओवैसी से डर लगता है? मैं गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस के खिलाफ बोल सकता हूं, तो बंगाल में नहीं जा सकता मैं। टीएमसी के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकता? यही था तन से भरा वो सवाल जो एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे ममता सरकार पर दागा। ओवैसी वर्सेस दीदी का ये दंगल शुरू हुआ कोलकाता में एआईएमआईएम की रैली से। कोलकाता में ओवैसी की रैली का प्लान था, लेकिन कोलकाता पुलिस रैली पर ताला लगाने के इस सरकारी हथखंडे पर ओवैसी का पारा हाई हो गया। पहले गुजरात और बंगाल की तुलना की और फिर टीएमसी के कथित सेकुलरिज्म को कटघरे में खड़ा कर दिया।
दूसरी तरफ टीएमसी के पास रैली रोकने को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं है। ये जो सेकुलर लिबरल किस्म के जो लोग हैं, जो टीएमसी के ताल्लुक से दिल्ली में इन एमपीज की स्पीच सुनकर बड़ा थालियां मारते हैं, उनको सोचना पड़ेगा। भाई लोकसभा में तो आप बड़ा, राज्यसभा में बड़ा बोलते हैं, डिसेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टैगोर को कोट करते आप, और आपकी सरकार तो वेस्ट बंगाल में हमको एक पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं थी, पूरे एप्लीकेशंस इन ऑर्डर थे, आप नहीं देते। जिस तरह बिहार के सीमांचल यानी मुस्लिम बहुल इलाके में ओवैसी ने 5 सीट जीतकर आरजेडी कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था, शायद उसी का डर टीएमसी के अंदर बैठा है। कहीं ओवैसी की एंट्री मुस्लिम वोट में सेंध न लगा दे, और शायद यही वजह है कि ओवैसी की सियासत स्पीड पर सरकारी फरमान का ब्रेकर लगाया गया है। गुरुवार को कोलकाता में एआईएमआईएम के प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी को एक रैली करना था, लेकिन अहम वक्त पर राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी। इसको लेकर जमकर एआईएमआईएम के सारे नेता ममता बनर्जी को और उनकी सरकार को घेरा। ममता सरकार की तरफ से या तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज नेशन, कोलकाता। बंगाल विधानसभा का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक और बीजेपी लगातार जय श्री राम के नारे लगाकर ममता बनर्जी को हिंदुत्व की पिच पर लाना चाहती थी, तो दूसरी ओर ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ से गठबंधन कर ममता बनर्जी की परेशानी को बढ़ा दिया है। क्योंकि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में मिथिलांचल में आरजेडी का समीकरण बिगाड़ दिया था, उससे ममता भी डरी हुई है। आखिर आपको समीकरण भी समझा देते हैं। बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम वोटर हैं। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 120 सीटों पर मुस्लिम वोटर का असर है, तो वहीं 70 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स हार जीत में निर्णायक भूमिका में होते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 50% से भी ज्यादा हो जाती है, तो दक्षिण 24 परगना, उत्तरी 24 परगना, नंदिया, बीरभूम में 30% से ज्यादा मुसलमान वोटर्स हैं, जो ममता बनर्जी की मजबूती भी हैं, और ओवैसी की वजह से यही बेल्ट चिंता का सबब भी बनी हुई है कि कहीं वोट कट न जाए। बंगाल में भले ही जय श्री राम पर ममता और बीजेपी की राहें जुदा, ममता जय श्री राम के नारे पर भड़क जाती हूं, लेकिन बंगाल से दूर दिल्ली में सियासी दलों के नेता जय हनुमान के नारे जोर शोर से लगा रहे हैं। चाहे वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, सभी पर राम भक्त हनुमान की श्रद्धा चढ़कर बोल रही है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने चांदनी चौक के हनुमान मंदिर को दोबारा ना तोड़ने के लिए बाकायदा एक रेजोल्यूशन पारित कर दिया, और उठ गया सवाल, क्या वोट की शक्ति से जगी है ये भक्ति? 3 जनवरी को लोगों की आस्था पर एमसीडी ने जिस तरह से हथौड़ा चलाया था, 52 दिन बाद यानी 25 फरवरी को उसी एमसीडी ने अब आस्था की चौखट पर अपना शीश नवा दिया और हनुमान मंदिर के लिए प्रस्ताव पास कर दिया। जिन किरदारों के चलते बजरंग बली के धाम पर संकट आया था, वही चेहरे अब संकट मोचक के मंदिर का संकट हर रहे हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने चांदनी चौक के हनुमान मंदिर को दोबारा न तोड़ने के लिए रेजोल्यूशन पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव में आस्था, श्रद्धा, भक्ति भावना का जिक्र किया गया है। प्रस्ताव में सबसे खास बात यह है कि इसमें सभी दलों की सहमति है। आदेश दिया मैंने तो सबके सामने कि आज जो हमने ये बिल जो हाउस में पास किया है, इसको आधार बना करके हनुमान मंदिर वर्षों वर्ष तक वहाँ स्थापित रहे, जब तक प्रकृति है उनका आशीर्वाद हमें मिलते रहे, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़ा गया था, वहाँ स्थानीय लोगों ने इसका दोबारा निर्माण किया है, तो वो दोबारा वो ना तोड़ा जाए, इसके लिए आज एमसीडी में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि जैसे आज हमने एकजुटता दिखाई, यही एकजुटता इस मंदिर को तोड़ने से पहले दिखाते और ये प्रस्ताव पहले पास करते और मंदिर नहीं तोड़ा जाता तो और ज़्यादा खुशी होती। मंदिर की दोबारा स्थापना हो रही है, कागजी कार्रवाई भी पुख्ता कर दी गई है, लेकिन कुछ सवाल है। पहला सवाल, ये सरगर्मी उस वक्त क्यों नजर नहीं आई जब मंदिर पर हथौड़ा चल रहा था? अदालत का आदेश आया तो मंदिर पर फौरन कार्रवाई हुई, लेकिन आदेश की जद में मजार भी थी, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली के जो सियासी दल हमेशा एक दूसरे पर हमले करते हैं, वो मंदिर के नाम पर एक साथ सहमत कैसे हो गए? हर सवाल का एक ही जवाब है, पब्लिक और उसका वोट, जिसका रिस्क कोई पार्टी नहीं लेना चाहती। टीम न्यूज नेशन। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास लावारिस कार मिली है। बम स्क्वाड कार की जांच कर रहा है। मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास अंचालिया के पास लावारिस कार मिली है। पुलिस की टीम जांच में जुटी है। संदिग्ध कार को अपने साथ ले गई है पुलिस। केंद्र सरकार की विशेष एजेंसी ले रही है जानकारी। डीसीपी, ज्वाइंट सीपी घटनास्थल पर मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित निवास स्थान अंचालिया के पास एक कार लावारिस खड़ी मिली,
जब इत्तला दी गई तो उसके बाद बॉम्ब स्क्वाड की टीम जांच कर रही थी। पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभू देसाई हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे अभी इस बाबत क्या जानकारी आपके पास हासिल हो पाई है, इस कार के बारे में शुरुआती जांच में क्या निकल कर आया है? इसमें मेरी मुंबई पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, मैं उनके संपर्क में हूँ और ये जो गाड़ी वहाँ मिली है और उसमें जो भी सस्पेक्टेड चीज मिली है वो हमने पुलिस कस्टडी में ली है और इसका प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन लोकल क्राइम ब्रांच के हमारे जो सीनियर ऑफिसर है वो इसका इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ अभी कि वहाँ जिस जगह पे ये गाड़ी मिले है, जो भी कोई सस्पेक्टेड चीज वहाँ पे हमको दिखी है वो हमने कस्टडी में पुलिस की ली है और उसकी जांच चल रही है। अभी क्या बरामद किया, क्या जब्त किया, शंभूराज देसाई जी, हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जिलेटिन की छड़ें मिली हैं इसमें 25, क्या ये सही खबर है? सुनिए मैडम, अभी प्राइमरी स्टेज में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसके बारे में मेरे जैसे जिम्मेवार मंत्री ने कोई बात करना, वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी उसका असर पड़ सकता है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारी मुंबई पुलिस इसकी जड़ तक जाएगी और जिसने ये किया है, जिसकी ये कार है, कहाँ से आई है, किसने लाई है, ये सब चीजें चलिए, तो जांच जारी है और संदिग्ध सामान इसमें से मिला है, इससे इनकार नहीं किया है। इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट देते रहेंगे, लेकिन इस बीच वक्त हो गया हमारे खास कार्यक्रम देश की बहस का, जिसमें आज आपने मुद्दा चुना है पीएफआई के आतंक का जाल कैसे फैल रहा है। देखना ना भूलें दीपक चौरसिया के साथ देश की बहस 8:28 पर।